नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो डेटा वैलिडेशन बेसिकली सिंपल सा एक टूल्स है, आप कह सकते हैं, जो कि हम लोग एम एस एक्सेल में या डीबीएमएस में, डीबीएमएस में या एम एस एक्सेस एक आपका टूल्स होता है, उसमें डेटा को फिल्टर या उसको रिकॉर्ड को वैलिडेट करने के लिए, सत्यापन करने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। जो कि डेटा किस प्रकार से आपका हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट की आईडी हो सकती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की आईडी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट का नेम हो सकता है। ठीक है, एज हो सकता है, एज ऑफ एम्प्लॉय होगी, कोई भी आपका कंपनी का डेटा हो सकता है, स्कूल का डेटा हो सकता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट का डेटा होता है, उसको वैलिडेट करने के लिए हम लोग डेटा वैलिडेशन का यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो ये टूल्स है बेसिकली, हर एक मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आपको ये दिया होता है डेटा को वैलिडेट करने के लिए, सत्यापन करने के लिए क्या ये जो डेटा हमने डेटाबेस में फिल किया है, इस फील्ड में, टेबल्स में, क्या वो डेटा फिल एकदम ठीक किया है या गलत है। ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड को मैच करने के लिए, डेटा को सत्यापन करने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। तो डेटा को वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे जो है 20 से 25 टेक्स्ट एंट्रीज हो आपके पास हो सकती हैं, जो कि 10 कैरेक्टर्स की या फिर 20 कैरेक्टर की या कैलकुलेशन की, कोई भी डेटा को आपको करेक्शन इसमें करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी हम जैसे कि आपको डायग्राम के माध्यम से बताएं, तो देखिए, डेटा वैलिडेशन एमएस एक्सेल में यहाँ पे डेटा का एक ऑप्शन होता है और यहाँ पे भी देखिए टूल्स होता है डेटा को वैलिडेशन करने के लिए। और इसी प्रकार से अगर हम आए एमएस एक्सेस में, तो एमएस एक्सेस में भी आपको डेटा का यहाँ पे वैलिडेशन करने का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो सभी मिलता है। देखिए बेसिकली ये जो टूल्स है आपका एमएस एक्सेस का ही है। ठीक है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का ही डेटा, देखिए यहाँ पे आइकन आपका बना हुआ है। तो वेरिफिकेशन के लिए स्प्रेडशीट में, डेटाबेस में आपका इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी रिकॉर्ड होता है उसको ये वैलिडेट कर देता है। जैसे कि ये पूरा डेटा यहाँ पे दिया गया है, इन सभी डेटा को वैलिडेट करने का, जैसे कि इसमें एज हो सकती है, नाम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, कोई भी किसी प्रकार का डेटा यहाँ पे हो सकता है। तो इसकी बेसिकली सेटिंग्स है एक तरह से, आपको सेटिंग इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से करनी होती है। तो वही स्टेप बाय स्टेप जो इसका प्रोसीजर है वो आप बना के लिख सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट आईडी, नेम ऑफ एम्प्लॉय, एज ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आप डेटा मेन्यू पे जाएं, क्लिक टू वैलिडेट के ऑप्शन पे जाएं, फिर आपको अलाउ करना है होल नंबर को, डेटा को सिलेक्ट करना है, रेंज को सिलेक्ट करना है। ये सारा काम आपका जो होता है वो इसमें होता है। कुछ इस प्रकार से आपका ये दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था आपका डेटा वैलिडेशन, सिंपल सा है, इसमें कुछ वो नहीं है। सर्च इंजन के बारे में आपको पता ही है, इसके बारे में क्या मुझको बताने की ज़रूरत है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ सर्च इंजन, SEARCHEN, सर्च इंजन। इसको भी देख लेते हैं क्या है। तो सर्च इंजन एक प्रकार से आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो ऑप्टिमाइज करता है आपके वेब पेजेस को एनालाइज करने में, सर्च करने में, लिस्टिंग करने में, जितना भी डेटा आप सर्च करना चाहते हैं, क्वेरीज को, वो आपको फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करता है। जो कि यहाँ पे कितने प्रकार के यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसे कि याहू हो गया आपका, मोजिला हो गया, क्रोम हो गया, बिंग हो गया, ओपेरा हो गया, फायरफॉक्स हो गया, तो तमाम जो आपके इंटरनेट हो गया, नेटस्केप हो गया, तमाम तरह के जो आपके हैं वो यहाँ पे क्या है, सारे आपके सर्च इंजन है, जिसमें कि आप क्या सर्च कर सकते हैं, कोई भी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, पीडीएफ, इमेज, कोई भी चीज़ आप जो है इसमें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ फेमस, जो पॉपुलर आपके वेब ब्राउज़र कहलाते हैं, सर्च इंजन कहलाते हैं, वो यहाँ पे आपका याहू हो गया। ठीक है, अल्टा विस्टा हो गया, इनके बारे में ज़्यादा ऑप्शन आपके पूछता है। ठीक है, आपका एक्साइड हो गया एक, ठीक है, ये भी सर्च इंजन है। गूगल हो गया आपका जो फेमस है, AOL हो गया। उसके बाद आपका हॉट बॉट हो गया, इन्फोसीक हो गया। ठीक है, और डक 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 गो हो गया आपका। ठीक है, और आपका आस्क डॉट कॉम, बिंग और लाइकोस या एक्सेट्रा। तो ये कुछ फेमस जो है वर्ल्ड वाइड पे हम लोग यूज़ करते हैं, तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। ये आपका सब डेटा को ऑप्टिमाइज करने में, सर्च करने में आपकी हेल्प करेंगे। किसी प्रकार का डेटा अगर आपको सर्च करना है, कंटेंट करना है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे 12 मोस्ट जो है, 10 से 12 जो भी हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल हो गया आपका, याहू, AOL.com, वोल्फ फ्रॉम वोल्फ फ्रॉम अल्फा। ठीक है, एक्साइट हो गया, लाइकोस हो गया। ठीक है, आपका बिंग हो गया, आस्क.com, बाइडू, डक डक गो और जेडेक्स और चाचा.com। इसी प्रकार से और तमाम तरह के भी इसमें यूज़ होते हैं। तो ये आपको कुछ नाम जो मैंने बताया ये आपको पता होने चाहिए, और क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया।
नेक्स्ट टॉपिक है ईमेल सिग्नेचर आपका क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अटैचमेंट यूज़ करते हैं किसी पीडीएफ को वेरिफिकेशन करने के, वैलिडेट करने के लिए, उसी प्रकार से ईमेल का भी सिग्नेचर होता है, ठीक है। जो कि ईमेल सिग्नेचर आपका एक प्रकार से टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट होता है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को वो क्वाइट कर देता है ऑटोमेटिकली। जो भी आपका एडेड होगा वो आपके जीमेल के साथ, फुटर के साथ या हेडर फाइल के साथ वो आपका ऐड हो जाता है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा आपको क्या करना होता है, आपको अपना जो भी जीमेल का वेबसाइट है उस पर आपको जाना है और सेटिंग में जाके आपको इन सिग्नेचर का ऑप्शन होता है वहाँ पे। आप जैसे कि अगर आप देखते होंगे जब हम आपको पीडीएफ कोई भी मेल करते हैं तो हमारे मेल के साथ आपको नीचे टेलीग्राम का नंबर, फेसबुक का नंबर, हमारा नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप सारे लिंक आते हैं। तो वो क्या होता है, सिग्नेचर होता है। वो आपको ऑटोमेटिकली हर एक ईमेल के साथ आपका चला जाएगा। उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं सेटिंग को, और ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स आपको यूज़ करना चाहिए। बेसिकली ये बिजनेस में आपका यूज़ कर किया जाता है। जितने बिजनेस डिपार्टमेंट होते हैं वो लोग इसका यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं ईमेल, ईमेल सिग्नेचर, ठीक है। तो ये फीचर जो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है ईमेल सिग्नेचर का। सेटिंग में बेसिकली आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिल रहा है आपको। यहाँ पे जाके आप न्यू सिग्नेचर को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, या अपना साइन डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं, अपनी फोटो वगैरह ऐड करा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था टॉपिक, मैंने आपको ये भी कवर कर दिया। अब ये है, इसको भी समझ लेते हैं, आधार कार्ड एम्बेडेड सिस्टम आपका क्या है, इसको भी हम दिखा देते हैं। तो ये एक प्रकार की डिवाइस है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं AEPS, ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट मेथड। ये क्या होती है, ये आपके CSC सेंटर्स पे आपको ये बेसिकली डिवाइस मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आपकी डिवाइस होती है, इसमें आपके अंगूठे, जो भी आप आधार कार्ड बनवाते हैं उस समय जब अंगूठा वगैरह लगाते हैं तो उससे आपका वेरिफिकेशन होता है। और यहाँ पे कैश विड्रॉल और मिनी स्टेटमेंट आपका यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यानी कि जैसे आप अपनी उंगली लगाएंगे तो आपके आधार नंबर से जो बैंक में डिटेल अटैच होगी उससे आप अपना कैश विड्रॉल ईजिली से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, AEPS के माध्यम से आप कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी दे सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, या आधार टू आधार से, यानी कि एक आधार से दूसरे आधार में अगर उनका लिंक है ये AIPS से, तो उसमें आप फंड को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे आप IEPS के माध्यम से लेन देन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इसमें कर सकते हैं। तो बेसिकली एक तरह से ये ट्रांसफ़र पेमेंट ट्रांसफ़र का एक माध्यम अभी जो है एडवांस आधार के साथ जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये सिंपल सा है, इसके बारे में आप बता सकते हैं, कोई वो नहीं है। AIPS इस प्रकार से आपकी डिवाइस होती है, फंड ट्रांसफर, बैलेंस ट्रांसफर, कैश डिपॉजिट, कोई भी आप इसमें आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोबाइल ऐप। तो इसके इसको क्या मुझको बताने की ज़रूरत है, इसको तो आपको पता ही है मोबाइल ऐप क्या होती हैं। अगर फिर भी अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोबाइल ऐप्स आपकी क्या होती है। तो मोबाइल ऐप्स आपकी एक तरह से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप कह सकते हैं, ठीक है, जो कि हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस या iOS डिवाइस में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी ऐप आप ले सकते हैं, जैसे कि फेसबुक की ऐप हो गई, फ्लिपकार्ट की ऐप्स हो गई। तो तमाम अलग अलग कैटेगरी के अनुसार से वो ऐप्स आपकी डिवाइस डिज़ाइन की जाती हैं, जो कि पब्लिक ऑन डिमांड होती हैं, जिसके माध्यम से आप ईमेल हो गया, कैलेंडर्स हो गया, कैलकुलेटर्स हो गया, या कोई इंटरटेनमेंट की वेबसाइट हो गई, मूवीज़ हो गई, तमाम आपकी जीपीएस की वेबसाइट हो गई, ठीक है, ट्रैकिंग करना है, ऑर्डर टिकट बुक करना है, ये सारा काम आप किसके माध्यम से करते हैं, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से आप इजीली कर सकते हैं। जो कि आपकी दो प्रकार की होती हैं, या तो iOS बेस्ड होंगी, एप्पल्स फ़ोन में आपको सपोर्ट करेंगी, या एंड्रॉयड बेस्ड होगी जो आपके अदर किसी एंड्रॉयड यूज़र के लिए आपके लिए होगी, ठीक है। जो कि मोबाइल एप्लीकेशन जो यहाँ पे होती हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बेस्ड होती हैं। अलग अलग एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनको डिज़ाइन किया जाता है, और इसमें जो गवर्नमेंट की परमिशन होती है उसके अनुसार ही आप इसमें यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल सा। इसमें जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स आती हैं, जैसे कि हम कुछ नाम बताएं गवर्नमेंट वाली, जो आपको है भीम ऐप हो गई जैसे कि, ठीक है। उसके साथ ही हमारी माई गवर्नमेंट ऐप हो गई, ठीक है। IRCTC की ऐप हो गई, यहाँ पे डिजिटल लॉकर की ऐप हो गई, या वोटर हेल्पलाइन हो गई, या गर्व हेल्प हो गई, या एम पासपोर्ट सेवा ऐप हो गई। इसी प्रकार की तमाम आप जो ऐप्स होती हैं इनको यूज़
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं थी, मोबाइल्स के ऐप्स हैं, इसके बारे में आपको पता ही है कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डिज़ाइन होती हैं, किन किन वर्जन में आती हैं, वो आपको मैंने बता दिया। शॉर्ट में है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज़ है यहाँ पे, तो ये आपको बहुत दिन से पता है। जो टोपोलॉजीज़ हैं अलग चीज़ हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क आपका कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो अलग चीज़ है, टोपोलॉजीज़ इसमें अलग चीज़, तो दोनों को बता देते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास हैं, वो आ जाते हैं लैन, मैन और वैन, इनकी आप थ्योरी लिख सकते हैं। और टोपोलॉजीज़ की बात करें तो यहाँ पे रिंग, स्टार, बस, मैश, ये इस प्रकार की टोपोलॉजीज़ आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, जो कि कनेक्टिविटी की प्रक्रिया है, या तो उसको रिंग बेस से हम ऐड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स को नेटवर्क के माध्यम से। इस आपका बस लाइन होगी तो इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, मैश है तो मैश की तरह इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से लैन आपकी लोकल एरिया नेटवर्क है, जो कि सिंगल बिल्डिंग्स में यूज़ की जाती है। अगर काफ़ी बड़ा ऑफिस है या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में ऐड करना है तो हम वहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं नेटवर्क की टोपोलॉजीज को। अब ईमेल को भेजना या उसको अटैचमेंट करना, तो इसमें कोई कलाकारी नहीं है। आप यहाँ पे जा सकते हैं, ईमेल डालें, फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। जीमेल वगैरह पे आपको ईमेल करना सभी को आता ही होगा लगभग। इस प्रकार से आपको ऑप्शन, मैं जीमेल ही खोल लेता हूँ सीधे। तो इस प्रकार से आपको जीमेल मिलता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कंपोज का, कंपोज पे जहाँ पे आप क्लिक करते हैं आपको टू का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आप किसी का एड्रेस डालते हैं। नीचे आपको सीसी बीसीसी होता है जो कि, और सब्जेक्ट होता है, उसमें आप डिटेल डालते हैं, सब्जेक्ट जिस भी टॉपिक पे आप मेल कर रहे हैं। बाकी आपको एक बॉक्स मिलता है, उसमें आपको अटैचमेंट, इमेज फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। या फिर टेक्स्ट वगैरह को चेंज करना होता है तो वो सारे आप काम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है किस प्रकार से ईमेल को भेजा जाता है। जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, आप वही प्रोसीजर आप इसमें लिख के चले आए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं, जो कि अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं IFSC। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC जो है आपका है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, जो कि अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, और ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन करता है, जो कि बैंक ब्रांच पार्टिसिपेशन NEFT सिस्टम के तहत काम करता है, जिसमें कि आपके 11 डिजिट कोड होते हैं और 4 आपके अल्फा करेक्टर कोड्स इसमें आपके होते हैं। ठीक है, और ये आपका आइडेंटिफिकेशन करता है ऑर्गेनाइजेशन, डेस्टिनेशन, बैंक और ब्रांच का, सारी चीज़ें आपको ये बताता है, ये कहाँ से आपका आ रहा है, किस ब्रांच से आ रहा है, किस सिटी से आ रहा है, वो सारा चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होता है आपके इन्हीं कोडों के माध्यम से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, IFSC। ठीक है, इस प्रकार से होता है, हर एक बैंक का आपका IFSC कोड होता है। इस प्रकार से आप जाके सर्च कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हर बैंक का IFSC कोड होता है, और जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं इसकी डेस्टिनेशन, इसकी ब्रांच और इसका ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें आपको इसमें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो ये 11 डिजिट और 4 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट में आपका ये होता है। ठीक है, सिंपल सा है। NTFS, इसके बारे में देख लेते हैं। NTFS, ठीक है, सॉरी, NTFS आपकी फाइल सिस्टम हो गई। NEFT होता है मेरे नाम से। हाँ, हाँ, ये आपका होता है NEFT। ठीक है, तो ये आपकी फंड ट्रांसफ़र की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आपका मोड है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे देखिए UPI अलग चीज़ है, और UPI का भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आप समझें। तो वर्क एज इमीडिएट पेमेंट 24/7 आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन कैन बी इनिशिएटेड बाय बैंक के माध्यम से इसकी ऐप होती हैं, और बोथ पेमेंट आपकी जो ट्रांजेक्शन आर पॉसिबल है इसमें, और इसमें आप डेली जो ट्रांजेक्शन लिमिट है 1 लाख रुपए होती है। ट्रांजेक्शन कैरिड आउट ओनली यूजिंग UPI ID के माध्यम से आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, और इजी ट्रांसफर कर सकते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के माध्यम से। ये भी आपके 12 घंटे की आपकी काम करती है। ट्रांजेक्शन इसमें सेंडर का जो आपको बैंक डिटेल्स इसमें डालनी होती है, और ओनली पेमेंट ट्रांजेक्शन आर पॉसिबल है। नो अपर लोअर ट्रांजेक्शन लिमिट है, इसमें आप जितना चाहे उतना पैसा, बेसिकली 3 लाख के आसपास, 4-5 लाख के आसपास में चला जाता है। रिड्यूस पेपर वर्क, इसमें आपको पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। रिक्वायर्ड IFSC एंड कोड ब्रांच आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये है इसका पूरा रूल, और कैसे इसमें पेमेंंट की जाती है। इसके लिए आपको अपनी किसी भी बैंक की ऐप्स में जाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से RTGS है, ये भी इसी प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे NEFT कर ले, नेफ्ट NEFT, नेशनल फंड ट्रांसफर। ठीक है,
आरटीजीएस ही वही चीज़ हो गया आपका, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग, अब इसके बारे में क्या मुझको बताना पड़ेगा, सिंपल सा है, आपको सब पता ही है इसके बारे में। फेसबुक क्या होता है, ट्विटर क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, लिंक्डइन क्या होता है। ये सारी आपकी सोशल नेटवर्किंग चैटिंग साइट है जिसके माध्यम से आप किसी को भी वर्ल्ड वाइड आप मैसेज भेज सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। और लिंक्डइन पे आप अपना प्रोफाइल बना के अपने जॉब्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं, इसमें आप ट्वीट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में अपना रील्स वगैरह या फिर स्टेटस वगैरह अपडेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, इसको आपको पता ही है इसके बारे में क्या है। सीपीयू आपको क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो वो इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको लगभग पता ही है, ठीक है। तो जो कि आपकी मेमोरी के साथ काम करता है, मैं आपको उसका डायग्राम बता देता हूँ किस प्रकार से ये होता है, वो आप देख लें, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से सीपीयू का आप डायग्राम देख लें, जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट लगा होता है, और ये मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। जो भी हम इनपुट करते हैं वो जाकर देखता है वो डेटा किस प्रकार का है, अरिथमेटिकल है, लॉजिकल है या किस प्रकार का है, फिर मेमोरी में जाता है, फिर आपका प्रोसेसिंग होता है, और फिर बाद में आपको आउटपुट देता है। तो इस प्रकार से ये पूरा सीपीयू आपका काम करता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, वो अपना अलग अलग जगह पे वो काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से है पूरा, इसके बारे में डिटेल आप वीडियो देख लें, मैं शॉर्ट में है इसलिए मैं शॉर्ट में इसको समझा रहा हूँ। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और इसमें मैंने 4 बड़े मॉड्यूल कवर किए हैं, M1R4, M1R5, A1R4 और A1R5, यानी कि ओ और ए लेवल के 4 मॉड्यूल पेपर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप इसको पढ़ लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताए गए, अगर इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपको कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको आज सॉल्व करा दिया, 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसी इतने तो आपको यहाँ पे तैयार हो ही गए होंगे आधे घंटे की भी क्लास में। और इसी से मिलते जुलते और जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अपने बुक में या पीडीएफ नोट में आप टिक करके भी तैयार कर सकते हैं। अगर इसके लिए पूरी आपको बुक पीडीएफ नोट चाहिए तो आईटी टूल्स की जो गेस्ट पेपर है कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आप परचेज कर लें तो इससे आपको ये सारे क्वेश्चन है उसमें आपको मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो करीब 52 पेजेस की है और उसमें लगभग सारा टॉपिक हमने इसमें कवर देखिए यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आपको देखिए आरटीजीएस क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और भी जो क्वेश्चन है एडवांस क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन, वो आपको इसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है ओनली 200 रुपये, विद पीडीएफ के साथ है आपकी 400, और विद वीडियो क्लास के साथ आपकी 600 में आपको M1R5 या ए लेवल या किसी भी क्लासेस की वीडियो मिल जाएगी, मॉड्यूल नंबर 1 की, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कोई डाउट उस कमेंट में पूछ सकते हैं। और नोट परचेज करने के 7007659485 पे आप मैसेज कर सकते हैं। और ए लेवल की कंप्लीट क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है सभी मॉड्यूल की, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।